गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक देख रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे उदारवादी चरण, यानी सॉरी कांग्रेस की स्थापना के बारे में देख रहे थे। उसमें हम लोग देखे थे सेप्सी बल्ब का सिद्धांत देख चुके हैं क्लास में। उससे पिछले वाले क्लास में कांग्रेस की स्थापना के बारे में देख चुके हैं कि स्थापना कैसे कैसे होगा। आज हम देखेंगे उसके चरण में, चरण मतलब कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, यानी उसके कुछ कुछ चरण थे। जैसे 1885 से 1905 तक के बीच को इसको उदारवादी चरण बोलते हैं या नरमपंथी चरण बोलते हैं। इसमें क्या था कि इसमें जो नेता थे, और यहाँ लिख लीजिए नेता, इस चरण में जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी। कभी कभी ये पूछता है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, दिनसा ए वाचा, दिनसा ए वाचा, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, बोस तो गरम दल के नेता थे, ये घोष है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा ए वाचा, रास बिहारी घोष। इसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि। और ये आप देखिएगा क्वेश्चन निकालकर बीपीएससी का, तो ये पूछा गया है। बीपीएससी का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे नेता है जो नरमपंथी नेता है और कौन से ऐसे नेता है जो गर्मपंथी चरण के नेता है। तो ये नरमपंथी चरण के नेता है या उदारवादी नेता है। ये कब से कब तक रहा है ये भी देखिएगा, एक डेट पूछा गया है बीपीएससी में कि जो नरमपंथी चरण था वो कितने फेज तक था, यानी कै साल तक था। तो यानी 1885 से 1905 तक ये डेट पूछा गया है, यानी कब से कब तक था। तो 1885 से 1905 तक ये नरमपंथी चरण था, उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण। इसमें नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा ए वाचा, रास बिहारी घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इत्यादि और सारे नेता हैं। तो ये नेता है, इनको उदारवादी चरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपनी मांग रखते थे सरकार के सामने, ये लिख लिए, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। और ये एक सेमी स्पेस तो हम उतारेंगे नहीं, ये मिटाएंगे नहीं, डेट ऊपर रहेगा। इनको उदारवादी चरण क्यों बोला गया? क्योंकि जो अपनी ये मांग रखते थे सरकार के सामने, ये सरकार के सामने प्रार्थना पत्र, याचना पत्र के जरिए, सरकार के सामने प्रार्थना पत्र, याचना पत्र के जरिए अपनी मांग रखते थे, यानी मांग रखते थे। ये प्रार्थना पत्र या याचना पत्र देते थे कहाँ? सरकार के सामने, और उसी में अपनी मांग को रखते थे। ये मांग नहीं माने जाने पर ये कोई आंदोलन नहीं करते थे, यानी कोई धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। कौन? ये उदारवादी चरण। और यही जब आप देखेंगे गर्मपंथी चरण में, जब उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में देखेंगे तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो लोग क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। इसमें और उसमें यह तरह कि वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। यानी जो भी सरकार के सामने जो अपनी मांग रख रहे हैं, प्रार्थना पत्र या याचना पत्र के जरिए अपनी मांग को रख रहे हैं। इसमें कोई मांग नहीं माने जाने पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाता था, इसीलिए इसको बोलते हैं उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण, क्योंकि इनकी विचार क्या थी? नरम थी। तो देखेंगे कि ये सरकार के सामने कैसे कैसे मांग रखते थे। पहले ये विश्वास किस में रखते थे, यहाँ लिख लीजिए विश्वास किस में रखते थे, इनका विश्वास क्या था, आखिर ये
धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते थे? तो ये सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। यानी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे ये। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे, भारतीयों का विकास चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही ये भारतीयों का विश्वास चाहते थे। तो इसका मतलब क्या है? ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत मांग रहे हैं, इसका मतलब ये स्वराज नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? स्वशासन। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वशासन। स्वशासन, स्वशासन यानी, ठीक है, आप ऊपर से जैसे देखिएगा, अभी में तो अभी के हाल फिलहाल में देखिएगा जो भारत में चल रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसके बाद स्थानीय स्वशासन। 3 तरह की आ रही है प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। ये क्या चाहते थे कि जैसे केंद्र सरकार पूरे देश की हेड हो गई, राज्य सरकार पूरे स्टेट की हेड हो गई, उसके नीचे स्थानीय प्रशासन आ गया। तो उसी तरह ये भी क्या चाहते थे ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, आप पूरे देश के एक तरह से हेड बने रहिए, लेकिन हमको स्थानीय जो स्वशासन है वो कम से कम दीजिए, हमको स्वशासन दीजिए। तो ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत क्या चाहते थे? स्वशासन चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही स्वशासन चाहते थे, सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे, और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही क्या चाहते थे? ये स्वशासन चाहते थे। इसके बाद इनका विश्वास था कि हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, यानी मांगे अपनी मांगेंगे, पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो हम ये क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और साल में एक अधिवेशन करेंगे, साल भर में एक अधिवेशन होता था 3 दिन का। तो इसमें लिख लीजिए, साल में एक बार अधिवेशन करना, एक बार अधिवेशन करना, साल में एक बार अधिवेशन करना। इसके बाद ये सरकार का खुली शब्दों में, सरकार की खुली शब्दों में विरोध नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे। क्या हुआ कि साल में एक बार अधिवेशन करते थे, सरकार का खुली शब्दों में विरोध नहीं करते थे। तो ये इनका क्या था? विश्वास था। विश्वास क्या था? सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास था। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही भारतीयों का विकास चाहते थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, साल में एक बार अधिवेशन कर चाहते थे, सरकार की खुली शब्दों में विरोध नहीं करते थे। ये इनकी विश्वास थी। इसके बाद इनकी मांगे क्या थी? इनकी एक तरह से कार्य प्रणाली क्या थी? इनकी कार्य प्रणाली देखेंगे कि आखिर ठीक है, ये तो अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन इनकी शैली, कार्य शैली कैसी थी, यानी किस ढंग से अपनी मांगे रखते थे, हम उसको पहले देखते हैं। ये विश्वास था, अब हम देखते हैं इनकी कार्यशैली, कार्यशैली कैसी थी। इनकी कार्यशैली देखेंगे, कार्यशैली, इनकी कार्यशैली कैसी थी? तो कार्यशैली में देखेंगे, इनकी कार्यशैली में प्रार्थना पत्र, आपको पहले बता चुके हैं, प्रार्थना पत्र,
याचना पत्र, जैसे किसी को होता है ना कि क्षमा याचना पत्र होता है, किसी को माफ कराना, तो याचना पत्र, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, स्मरण पत्र आदि तरीके से मांग रखना। प्रार्थना पत्र, याचना पत्र, स्मरण पत्र आदि तरीके से मांग रखना। प्रार्थना पत्र, याचना पत्र, स्मरण पत्र आदि तरीके से मांग रखना। मांग नहीं मांगे जाने पे, मांग नहीं माने जाने पे कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना। नहीं, मांग पूरा हुई तो ठीक, नहीं पूरा हुई तो ये सरकार के प्रति कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। यानी इनका विश्वास था कि सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। प्रार्थना पत्र, याचना पत्र, स्मरण पत्र आदि के तरीके से ये मांग को रखते थे। मांग को रखते थे। इसके मांग नहीं माने जाने पे ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। यानी सरकार की ही न्यायप्रियता में ये लोग क्या रखते थे, विश्वास रखते थे। यानी सरकार की ये लोग ये एक तरह से देखिएगा तो ये लोग क्या अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए एक तरह से ये क्या है, संवैधानिक तरीका है। संवैधानिक तरीका इस्तेमाल करते थे। ऐसा संवैधानिक तरीका, ये अपनी मांग को रखते थे, संवैधानिक तरीका रखते थे। मांग नहीं माने जब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ है, ये संवैधानिक तरीका हुआ। जैसे अभी देखेंगे तो जो भारत में देखेंगे डीपीएसपी है, एक तरह से अभी हाल फिलहाल में जो देखेंगे संविधान में तो डीपीएसपी है, उसमें कुछ कुछ प्रावधान ऐसे हैं सॉरी कि उसमें देखेंगे कि प्रावधान तो बहुत सारे उसमें किए गए 36 51 तक, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है 37 में ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यानी आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। यानी एक तरह से ये क्या है, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह यहाँ देखेंगे कि अपनी मांग को रखने के लिए संवैधानिक तरीका का इस्तेमाल करते थे। सरकार अगर मानी तो ठीक, नहीं मानी तो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना, यानी सरकार के ऊपर ही छोड़ देना है। इसके बाद ये क्या करते थे, वर्ष में एक बार अधिवेशन करते थे। अधिवेशन करते थे, वर्ष में एक बार अधिवेशन करते थे। वर्ष में एक बार ये क्या थे, अधिवेशन करते थे। उसी अधिवेशन में ये लोग क्या करते थे, मांग उठाते थे, वही मांग को सरकार के सामने रखते थे। तो ये वर्ष में एक बार अधिवेशन, और इसके बाद ये लोगों का क्या बोलते हैं इसको, लोगों का यानी एक तरह से जनादेश जन आदेश यानी जनादेश इकट्ठा करने के लिए जनादेश इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, विदेशों में अनेक संस्थाएं स्थापित करते थे। विदेशों में अनेक संस्था स्थापित करते थे। संस्था स्थापित करते थे। जनादेश इकट्ठा करने के लिए विदेशों में अनेक संस्था स्थापित करते थे। तो ये इनकी कार्यशैली थी। मतलब प्रार्थना पत्र, याचना पत्र, स्मरण पत्र आदि तरीके से मांग को रखना। मांग नहीं माने जाने पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। अपनी मांग को रखने के लिए संवैधानिक तरीका का इस्तेमाल करते थे। वर्ष में एक बार एक अधिवेशन करना। जनादेश इकट्ठा करने के लिए विदेशों में अनेक
संस्थाएं स्थापित करना। इसके बाद इनकी मांग क्या थी? ये तो कार्यशैली थी। कार्यशैली के बाद इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग इनकी क्या थी? तो कांग्रेस की मेन मांग वही थी, आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मांग है। जैसे इनकी मांग थी कि केंद्रीय प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार करना। दूसरा, इनकी ये मांग थी केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार करना। कैसी मांग है ये? राजनीतिक मांग है ये, केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार करना। यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की मांग यहाँ करते हैं। कैसी मांग करते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यहाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि जो आजकल के मौलिक अधिकार है वो नहीं, कि जो 7-6 मौलिक अधिकार है, वैसा नहीं था। इसमें मौलिक अधिकार में क्या था? इनका कहना ये था, ऐसे आप लोग यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे, यहाँ लिख लीजिए कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसे भी ये देखेंगे तो एक तरह से ये क्या है? मौलिक अधिकार ही है। अच्छा, आजकल के भारतीय जो संविधान देखेंगे तो जो आज का भारतीय संविधान है उसे भी ये क्या है? मौलिक अधिकार ही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत। तो इसी में ये भी उस टाइम पे मांग किया गया था धर्मपंथी या उदारवादी चरण के नेताओं की तरफ से। तो कब? 1825 से 1905 के बीच में, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद इसमें क्या किया गया? कार्यपालिका और न्यायपालिका को, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आजकल भी देखेंगे, ये भारतीय संविधान में ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, आर्टिकल 50 के तहत। आर्टिकल 50 के तहत ये अभी भी हमारे भारतीय संविधान में है। ये उस टाइम पे भी मांग की जाती थी। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद चौथी इसकी क्या मांग थी कि देखेंगे कि भारत में 1878 में एक आया था शस्त्र अधिनियम। उसमें भारतीयों से शस्त्र रखने की जो परमिशन थी वो छीन ली गई थी। तो इसी में क्या किया गया? इस प्रावधान में इससे मांग किया गया कि भारतीयों को भी शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। शस्त्र और अस्त्र दो होते हैं। अस्त्र होते हैं जो हाथ से छोड़कर चलाए जाते हैं, शस्त्र होते हैं जो हाथों से चलाए जाते हैं। जैसे तलवार को हाथ में लेकर आप चलाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको गोली छोड़ना हो या कोई बम छोड़ना हो तो वो क्या हुआ? एक अस्त्र हुआ, यानी आप उसको डायरेक्ट यहाँ से, आपके यहाँ से कॉन्टेक्ट उसका खत्म हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं अस्त्र। और ये हुआ शस्त्र, यानी भारतीयों को भी शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। ये इनकी मांग थी। कैसी मांग थी? ये राजनीतिक मांग थी। ये है राजनीतिक मांग। ऐसी मांग है, राजनीतिक मांग है। इसके बाद इनकी आर्थिक मांग क्या थी? आर्थिक मांग, इनकी आर्थिक मांग क्या थी कि आर्थिक मांग इनकी थी कृषि कर में सुधार किया जाए। इनकी आर्थिक मांग थी कृषि कर में सुधार किया जाए। कृषि
कर में सुधार किया जाए, कृषि कर में सुधार किया जाए। आर्थिक मांग थी कृषि कर में सुधार किया जाए, पहला ये था। दूसरा, कृषकों के लिए बैंक की व्यवस्था की जाए, कृषकों के लिए बैंक की व्यवस्था, कृषकों के लिए बैंक की व्यवस्था। इसके बाद क्या था, सेना में खर्च कम किया जाए, कृषकों के लिए कृषि कर पे सुधार किया जाए, कृषकों के लिए बैंक की व्यवस्था की जाए, सेना का खर्च कम की जाए, कम किया जाए, सेना का खर्च क्या हो, कम किया जाए, सेना का खर्च कम किया जाए। इसके बाद नमक पर समाप्त किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए। इसके बाद ये देखेंगे तो ये तो कांग्रेस की हर मांग रही है, ये कांग्रेस की मांग ही रही है। जब देखेंगे कांग्रेस की स्थापना में, तो कांग्रेस की स्थापना में भी ये मांग थी कि नमक कर समाप्त किया जाए, सेना का खर्च कम किया जाए, चुंगी को लागू किया जाए। ये पीछे भी मांग थी लेकिन इसमें आर्थिक में क्या किया गया, कृषि कर में सुधार किया जाए, कृषकों के लिए बैंक की व्यवस्था की जाए, सेना का खर्च कम किया जाए, नमक कर समाप्त किया जाए। इसके बाद धन का निष्कासन न हो। हम आपको पढ़ा चुके हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। इसमें ये कहा गया, कहता है कि धन का निष्कासन न हो, यानी धन का निष्कासन भारत से बाहर न हो, जो भी बेनिफिट हो रहा है वो भारत में ही खर्च किया जाए। यानी इसका कहना था कि धन का निष्कासन न हो। ये आर्थिक मांग थी, ये राजनीतिक मांग थी। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इनको मिला क्या, इनको क्या मिला, तो ये देखेंगे कि इनको उपलब्धियां क्या हुआ, यानी हासिल क्या हुआ। ये लोग आप लिखते जाइएगा, क्योंकि स्पेस कम है तो हम बार बार इसको मिटा दे रहा हूँ। इनकी उपलब्धियां क्या थी, उपलब्धियां, ये क्या है, उपलब्धियां इनकी। इसमें क्या हुआ कि 1886 में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इन्हीं उपलब्धियों में 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम आया। इसके बाद 1896 में बेल्वी आयोग का गठन किया गया। बेल्वी आयोग, ये किस लिए गठन किया गया था, भारत में आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, भारत में आर्थिक सुधार के लिए गठन किया गया था। इसके बाद इसमें एक नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया, नारा दिया गया। 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, 1896 में बेल्वी आयोग का स्थापना किया गया। भारत में आर्थिक सुधार के लिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। तो ये तो इनकी उपलब्धियां थी। अब देखते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना है उसमें कुछ कुछ का विचार क्या रहा है, यानी कौन कांग्रेस की स्थापना के बारे में कौन लोग क्या क्या बोले हैं उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो
भिक्षावृत्ति करने वाली संस्था, भिक्षावृत्ति करने वाली संस्था, ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भिक्षावृत्ति करने वाली संस्था बताया है। 20 वर्षों से हमें घुटनों के बल बैठकर रोटियों की जगह लाठी मिला। 20 वर्षों से हमें घुटनों के बल बैठाकर रोटियों की जगह लाठी मिला। 20 वर्षों से कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी की जगह लाठी मिला। रोटी की जगह लाठी मिला। रोटी की जगह लाठी मिला। रोटी की जगह लाठी मिला किसने कहा? लाला लाजपत राय। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। 20 वर्षों से कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी की जगह लाठी मिला। ये किसका कथन है? लाला लाजपत राय की कथन है। इसके बाद सेफ्टी बल्ब सिद्धांत में हम पढ़ाए थे कि ये डफरिन की दिमाग की उपज, डफरिन की दिमाग की उपज, ये भी किसका कथन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की। इसके बाद कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। भूखे हैं किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा, ये किसने कहा है? अश्विनी कुमार ने। अश्विनी कुमार ने। ये किसने कहा है? अश्विनी कुमार ने। डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन की कथन है कि कांग्रेस क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये भी लिख लीजिए यहाँ, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ये किसकी है? डफरिन की कथन है। ये किसका? डफरिन का कथन है। तो ये तो कथन था कि किसने क्या कहा है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ देता है कि कांग्रेस का अधिवेशन का 3 दिन का तमाशा किसने कहा है? अश्विनी कुमार ने कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं किसने कहा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। भिक्षावृत्ति करने वाली संस्था किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और ये पूछा गया है एग्जाम में, और जो पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि उसके रिपीट होने की ज़्यादा चांसेज होती है पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो भिक्षावृत्ति यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये पूछा गया है कि भिक्षावृत्ति करने वाली संस्था किसने बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। 20 वर्षों से कांग्रेस की कार्यों से हमें रोटी की जगह लाठी मिला, ये भी किसका कथन है? लाला लाजपत राय की कथन है। डफरिन की दिमाग की उपज, लाला लाजपत राय ने कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा, ये किसने कहा है? अश्विनी कुमार ने कहा है। ये तो कथन था। इसके बाद क्या हुआ, जो हम आपको बताए थे शुरू में ही कि जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बता रहे थे, उसमें दे बताए थे कि जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, फर्स्ट अधिवेशन जो फर्स्ट समिट हुआ है, तो उसमें कितने मेंबर थे? 72 मेंबर थे। आपको पहले बताए थे। जब सेकेंड अधिवेशन हुआ उसमें कितने मेंबर थे?
404, थर्ड में 600, फोर्थ में 1286। यानी देखिए जन आधार बढ़ते जा रहा है। तो यही जन आधार बढ़ते देखकर 1890 में क्या किया डफरिन ने कि जो भी ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के समिट में जा रहे थे, यानी जो भी ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के अधिवेशन में जा रहे थे, उनको जाने से मना कर दिया, क्योंकि ये जन आधार बढ़ते जा रहा है। और कांग्रेस वैसा सोचा नहीं, ब्रिटिश वैसा सोचे नहीं थे कि इनका जन आधार बढ़ेगा। ये तो सोचकर ही स्थापना किए थे कि इनको अगर एक मंच दे देंगे तो भारतीयों का क्या हो जाएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन इनका जन आधार इधर से उधर बढ़ते जा रहा है। तो जब यही जन आधार बढ़ता देखकर इन्होंने क्या किया कि 1890 में अंग्रेज अधिकारियों को इनके जो अधिवेशन हो रहे थे उसमें जाने से मना कर दिया, इसमें जाने से मना कर दिया। और इनका झुकाव किसके तरफ हो गया, किसका, डफरिन का। डफरिन का झुकाव किसके तरफ हो गया, तो सर सैयद अहमद खां की तरफ। सर सैयद अहमद खां की तरफ इनकी झुकाव हो गया। क्यों, क्योंकि ये कांग्रेस को क्या करना चाहते थे, प्रति संतुलित करना चाह रहे थे। क्योंकि यही देखेंगे आगे चल के कि क्या होगा, जब इनका झुकाव सर सैयद अहमद की पार्टी की तरफ होगा। तो जब सर सैयद अहमद की पार्टी की तरफ होगा तो सर सैयद अहमद क्या करेंगे, एक तो ये न्यायिक, अंग्रेजों ने इनको क्या किया, न्यायिक पद दे दिया था, इनको न्यायिक पद दे दिया था, किसको, सर सैयद अहमद खां को। तो इनका भी झुकाव किसके तरफ हो गया था, अंग्रेजों की तरफ हो गया था। लेकिन कांग्रेस का झुकाव, कांग्रेस सारे राष्ट्रवादी नेताओं को एक कर रही थी, जिसके कारण इनका जनाधार बढ़ रहा था। और इनकी झुकाव डफरिन के झुकाव की तरफ थी। सर सैयद अहमद का जो झुकाव था वो डफरिन की तरफ था, यानी ब्रिटिश के प्रति। तो यहीं से देखेंगे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम के बीज बोने का, यानी लड़ाई का जो बीज बोने का देखेंगे अंग्रेजों ने काम किएगा यहीं पे। सर सैयद अहमद खां के पार्टी की तरफ इनका झुकाव हो गया, इनको प्रमोट करने लगे। तो ये क्या होंगे, कांग्रेस इनको साथ साथ उठेंगे तो ये क्या करेंगे, कांग्रेस पर कटाक्ष करेंगे, कांग्रेस इन पर कटाक्ष करेगी। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रति संतुलित करेंगे। तो डफरिन का झुकाव सर सैयद अहमद खां की तरफ हो गया। और इनकी पार्टी थी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इनकी पार्टी थी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की थी, 1886 में। इसकी स्थापना कब की थी, 1886 में। कहाँ की थी, बनारस में। तो डफरिन का झुकाव सर सैयद अहमद खां की तरफ, यानी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की तरफ इनका झुकाव हो गया था। तो ये तो उदारवादी चरण के बारे में था कि उदारवादी चरण में कैसे कैसे क्या हुआ, ये लोग हम देखें 1905 तक, यानी 1885 से 1905 के जो कार्य थे हम उसको देखें। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब इससे कुछ नहीं मिलेगा तो इससे क्या होगा, गर्मपंथी चरण का उदय होगा। इसी में जब ये नरमपंथी चरण से कुछ नहीं होगा तो गर्मपंथी चरण का उदय होगा, क्योंकि सरकार इनके जो रवैया था इससे कोई वैल्यू दे नहीं रही थी। तो यहाँ से गर्मपंथी चरण का उदय होगा। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल क्या रहे, ऊँचा रहे। हम लोग को भी इसी से मनोबल मिलता है। हम लोग तो मान लीजिए फी वो लेते नहीं हैं आप लोग से कि हमको फी दीजिए चाहे जो दीजिए, बस शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। इसी से क्या होगा, हम लोग का मनोबल ऊँचा होगा। हम लोग के लिए फी वही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।